हेलो बच्चों। आज हम लोग ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति के बारे में क्लास में चर्चा कर रहे थे। तो ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ जो है, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ में जब कोई वस्तु गति करता है तो उसकी गति जो है वो क्षैतिज वृत्तीय पथ पर गति करने वाले पिंड के गति से काफ़ी भिन्न होता है, क्योंकि जब वस्तु क्षैतिज वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस समय उसके वेलोसिटी जो है ना, एक समान होता है। ठीक है, लेकिन यदि वही वस्तु अगर ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके वेग जो है वो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर उसके वेग भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे जब कोई वस्तु इस तरह से ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर गति करता है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे जब वो रोटेट करता है ना, तो ऐसे जब डोरी के एक सिरे से किसी पत्थर को बांधकर से रोटेट कराएंगे तो वो इस तरह से ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर गति करते हैं। तो इस समय उसके प्रत्येक बिंदु पर जो वेलोसिटी है वो अलग अलग होती है। ठीक, अब कहाँ पास कितना होता है इसी की गणना हम लोग इसमें करने वाले हैं, सीखेंगे। ठीक है, मान लो इसका जो द्रव्यमान है वो m द्रव्यमान है। m द्रव्यमान की कोई वस्तु इस तरह से वृत्तीय पथ पे गोल से चक्कर लगाता है। ठीक है, तो बेटा इसका दो स्थिति हम लेकर चलते हैं। मान लो ये उसके निम्नतम बिंदु है ना, और ये उसके उच्चतम बिंदु है। उच्चतम बिंदु नाम लिख देते हैं, उच्चतम बिंदु, और ये है उसके निम्नतम बिंदु। ठीक है, तो उच्चतम बिंदु पर इसको हम हाईएस्ट पॉइंट H नाम दे देते हैं। ठीक है, और इसको निम्न बिंदु है तो इसलिए हम इसको L नाम दे देते हैं। ठीक है, तो उच्चतम बिंदु पर इस पिंड में लगने वाले जो बल होगा है ना, इसके भार जो है वो नीचे की ओर काम करेगा। ठीक है, नीचे की ओर इसके भार काम करेंगे और इसके तनाव जो है वो इसी ओर काम करेगा। रस्सी में जो तनाव होगा वो इसी ओर काम करेगा। ये जो दोनों बल है ना, तनाव और इसके भार, ये दोनों मिलकर है ना, ये दोनों मिलकर इसको आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेंगे। क्योंकि वृत्तीय गति करने के लिए है ना, किसी भी वस्तु को आवश्यक अभिकेंद्र बल यानी अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। और ये अभिकेंद्र बल कौन देता है? तो ये डोरी में तनाव और ये इसमें जो भार लगा है वो देता है। अभिकेंद्र बल हमेशा केंद्र की ओर लगता है। तो इसलिए हम यहाँ पास लिख देंगे कि उच्चतम बिंदु पर उसे आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करने वाला जो बल है वो T है और mg है। तो T प्लस mg इज इक्वल टू mvh स्क्वेयर अपॉन r, जहाँ r जो है इस वित्तीय पथ की या इस वित्तीय वृत्त की त्रिज्या है, मतलब डोरी की लंबाई है। ठीक है, यहाँ पास r लिख दे देते हैं। अब देखिए बेटा, हम इसमें क्या देखते हैं, ये तनाव का मान हम TH नाम दे देते हैं। ठीक, इसमें देखते हैं कि ये mv स्क्वायर अपॉन r, mvh स्क्वायर r, ये कौन प्रदान करता है? TH प्लस mg प्रदान करता है। ठीक है, डोरी में तनाव। अब हम इसमें क्या देखते हैं, यदि हम डोरी को, ठीक है, डोरी को इसमें वेरिएबल राशि है VH, m का मान तो निश्चित होता है, और अगर डोरी की लंबाई निश्चित है तो r का मान भी निश्चित होगा। ठीक है, डोरी को नहीं बदली जा रही है तो r भी नियत हो जाएगी। इसका मतलब हम उसके वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। तो बेटा यदि हम घूमते हुए डोरी जिसमें पत्थर बंधी हुई है उसके वेग को हम यदि बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, उसके वेग को बढ़ाएंगे तो इनमें से कौन सा राशि बढ़ेगा? ठीक, तो इसमें भी देख लेते हैं कि उसके द्रव्यमान तो बढ़ेगा नहीं, और g का मान इसके लिए तो नियत होगा है ना। g का मान अलग अलग बिंदु पर अलग अलग होता है। वो कब होता है? जब
जब दूरियां बहुत बड़ी हो, और चूंकि ये डोरी की लंबाई तो बहुत छोटी है इसलिए इसमें तो जी के मान सभी नियत होंगे, मतलब mg तो नियत हो जाएगा। तो अगर VH के मान को बढ़ाऊंगा तो इनमें से कौन सा राशि बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है mg नहीं बढ़ेगा तो TH बढ़ेगा। ठीक है, मतलब डोरी में तनाव बढ़ जाएगा। तो आप इसको घुमा कर देख सकते हैं बेटा, यदि आप घुमाओगे और जितने वेग से आप घुमाओगे उतने ज़्यादा तनाव बढ़ेगा, या हम उल्टा भी कह सकते हैं जितना हम तनाव देंगे उतना ज़्यादा इसमें वेग बढ़ेगा। ठीक, मतलब यहाँ पास VH के मान को यदि हम बढ़ाएंगे तो TH का मान बढ़ेगा, और VH के मान को कम करेंगे तो TH का मान कम होगा। ठीक है, तो यदि हम VH के मान को कम करते हैं, है ना, VH के मान को कम करते हैं तो TH का मान कम होते जाता है। तो चलिए हम एक VH के मान को इतना कम कर देते हैं कि TH का मान 0 हो जाए। तो VH के मान, VH के एक विशेष मान के लिए, VH के एक विशेष मान के लिए, विशेष मान जिसको हम VC कहते हैं, ठीक है, के लिए TH का जो मान है, TH का जो मान है वो 0 हो जाता है। तो चलिए रख के देखते हैं, TH का मान यहाँ पर 0 रख देते हैं। ठीक है, प्लस mg इज इक्वल टू mVH स्क्वायर अपॉन R। VH की जगह हम क्या लिख देंगे, VC लिख देंगे। VC के क्यों कहते हैं, इसको क्रांतिक वेग कहते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा, आप ध्यान से समझिए। हम VH के जो मान हैं उसको कम कर रहे थे तो TH का मान 0 हो गया। अब क्या हम VC के मान को कम कर सकते हैं, तो अगर यदि हम VC के मान को कम करते हैं, ठीक है, तो ये इस पक्ष में, है ना, इस पक्ष में कम होने वाला कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि हम किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को तो कम कर नहीं सकते, और G के मान इसके लिए नियत है, इसलिए ये न्यूनतम मान है ना। यदि उसको ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर गति करना हो, ठीक है, तो उच्चतम बिंदु पर उसका जो वेलोसिटी है, वेग है, वो VC निम्न वेलोसिटी VC हो सकता है। यदि VC के मान से कम हो जाए, यहाँ पास वेग उच्चतम बिंदु पर उसका मान VC से कम हो जाए, किसका मान, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ में गति करने वाले बिंदु वस्तु का वेग यदि VC के मान से कम हो जाए तो वस्तु जो है इसको पार नहीं कर पाएगा और यहीं पास क्या हो जाएगा, लुढ़क जाएगा। ठीक है, मतलब क्रांतिक वेग वह वेग है, वह न्यूनतम वेग है जिससे कम वेग पर कोई भी वस्तु उच्चतम बिंदु पर या उच्चतम बिंदु को पार नहीं कर पाएगा ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर। तो इसलिए VC के मान को हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो देखिए बेटा, इसमें mg इज इक्वल टू mVC स्क्वायर अपॉन R। तो m और m को कैंसिल कर देंगे तो VC स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा G इंटू R, अर्थात ये क्रांतिक वेग का जो मान होगा वो अंडर रूट GR के मान के बराबर होगा। अर्थात इस बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर उसके वेग के मान को अंडर रूट GR के बराबर होना चाहिए, न्यूनतम मान। अगर इस मान से यदि कम वेग यानी इस पर रहता है ना, किसी वस्तु का, तो वो इस बिंदु को पार नहीं कर पाएगा, बल्कि यहीं पास ऐसे नीचे केंद्र की ओर गिर जाएगा या रस्सी ढीला होकर वहीं गिर जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं निम्नतम बिंदु पर। चलिए बात करते हैं निम्नतम बिंदु यहाँ पास। ठीक है, तो मैं इसको, इस चित्र को यहाँ पास फिर से बना देता हूँ। ठीक, निम्नतम बिंदु पर यहाँ पास देखिए, निम्नतम बिंदु को हम नाम दे देते हैं L, लोवेस्ट पॉइंट, ऐसे करके। ठीक है, इस बिंदु पर देखिए कौन कौन सा, मतलब ये रस्सी हो गया, ये वस्तु हो गया जिसका द्रव्यमान m है। ठीक है, तो इस पर कौन कौन सा बल काम कर रहा है, नीचे की ओर mg काम करेगा, ऊपर की ओर तनाव T काम करेगा। ठीक है, तो इस पर जो परिणामी बल है ना, वही इसको क्या प्रदान करेगा, आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। तो देखिए इसके परिणामी बल हो जाएगा T माइनस mg
इज इक्वल टू एम वी एल स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पर कई बच्चों को प्रश्न होगा कि भाई हम टी को धनात्मक लिए हैं और एम जी को ऋणात्मक लिए हैं, ऐसा क्यों? तो क्योंकि अभिकेंद्र बल, ये अभिकेंद्र बल है बेटा, अभिकेंद्र बल को हमने धनात्मक लिया है और ये अभिकेंद्र बल हमेशा केंद्र की ओर लगता है, तो केंद्र की ओर लगने वाले बल को हम धनात्मक लिए और उससे बाहर लगने वाले बल को ऋणात्मक लिए हैं। दिस इज क्लियर। और चूंकि इस बिंदु पर तनाव को दर्शाने के लिए टी एल का नाम दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। हम इस बिंदु पर उसके वेलोसिटी को जानना चाहते हैं, ठीक है, इस बिंदु पर उस वस्तु का वेग कितना होगा। तो इसको जानने के लिए बेटा हम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का, ऊर्जा संरक्षण के नियम का उपयोग करते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ठीक, हम जानते हैं कि ऊर्जा किसी भी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा जो है वो नियत होती है। चूंकि इस पर कोई बाह्य बल लगाया नहीं जा रहा है, इसलिए इस पे वृत्तीय गति करने वाले वस्तु पर, है ना, उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा है वो एक समान होती है। तो सब स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज होती है और गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में चेंज होती है। दोनों एक समान नहीं होता, बल्कि स्थितिज ऊर्जा जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ गतिज ऊर्जा कम होती है, जहाँ गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी वहाँ स्थितिज ऊर्जा कम होती है। तो देखते हैं बेटा स्थितिज ऊर्जा कहाँ ज़्यादा होता है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, हम लोग पिछले साल पढ़े थे, ठीक है, mgh, ठीक है, mgh या गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh, ठीक है, अर्थात वस्तु पृथ्वी के तल से जितना ऊपर रहता है उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है और जो पृथ्वी तल के समीप होती है उसकी ऊर्जा कम होती है, स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पास देखो, इसकी ऊर्जा को यदि हम 0 माने तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? तो इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा mg और h का मान कितना है? तो हाइट यहाँ से r और यहाँ से उसकी मतलब r, तो 2r हो जाएगा। h इज इक्वल टू 2r, mg 2r और यहाँ 0। तो गतिज ऊर्जा में क्या हुआ? कमी। जब यहाँ आया तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में कमी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में कमी, स्थितिज ऊर्जा में कमी। तो जो स्थितिज ऊर्जा में कमी होगा वो किस में चेंज हुआ होगा? गतिज ऊर्जा में वृद्धि, है ना। जब वो यहाँ से यहाँ आता है तो स्थितिज ऊर्जा में कमी हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुआ होगा। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा में कमी कितना हुआ? mg 2r माइनस 0 और गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितना हुआ? तो 1/2 m, अंतिम में वी एल स्क्वायर, यहाँ पास 1/2 एम वी स्क्वायर होता है और यहाँ पास इसका वेग कितना था? मान लीजिए वी सी स्क्वायर, ठीक है, वी सी था, तो यहाँ पास हो जाएगा वी सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पास हो जाएगा 2 mgr इज इक्वल टू 1/2 एम वी एल स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से m और यहाँ का m कैंसिल, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 4gr बराबर वी एल का स्क्वायर माइनस वी सी का स्क्वायर, 4gr बराबर वी एल का स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर का जो मान है ना, यहाँ पास वी सी स्क्वायर का जो मान है अभी निकाले थे, इसका मान है gr, वी सी की वैल्यू √gr, तो यहाँ पास मान को रख देंगे, पुट करा देंगे, वी एल स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर मतलब gr हो जाएगा। तो वी एल का स्क्वायर जो हो